हाय गाइस, वेलकम टू एसीसी लिस्ट अकेडमी। आज हम चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे एसीसी स्टडी हब का MA1 का, जो कि है अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स। अच्छा, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल में जो पहला टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल क्या होते हैं? ऑल द कंपोनेंट्स करंटली इन स्टॉक एंड नॉट येट यूज इन वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड। ऐसे सारे कंपोनेंट्स जो अभी हमारे पास स्टॉक में रखे हों, मतलब वेयर हाउस में रखे हों और अभी वो किसी प्रोसेसिंग में, किसी प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं हो रहे हो और फिनिश गुड के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे हो। ठीक है, वो क्या कहलाएगी? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, या फिर उसको हम एक और अच्छा नाम दे सकते हैं, उसको फ्री इन्वेंट्री भी कह सकते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री मस्ट बी मैनेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू मीट प्रोडक्शन नीड्स। इम्प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैन लीड टू इंटरप्टेड वर्क, मिस डेडलाइन एंड लॉस सेल। बेसिकली रॉ मटेरियल इन्वेंट्री जो होती है वो एक, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री जो है ना, वो उनका एक कोर एरिया है। ठीक है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, समटाइम इस तरह हो सकता है कि देखें, जैसे हमारे पास कोई प्रोडक्शन हम लोग करते हैं, हमने डिसाइड किया हुआ है कि एक दिन में हम लोग 1000 यूनिट्स बनाएंगे। ठीक है, अब उस 1000 यूनिट्स के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल होने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली क्या होता है कि रॉ मटेरियल जो है ना, वो उसकी इन्वेंट्री जो है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज होनी चाहिए, जैसे जैसे प्रोडक्शन की नीड्स होती है। फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स हम लोग बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमारे पास रॉ मटेरियल इन्वेंट्री मौजूद होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि हम 1000 के बजाय 500 या 800 यूनिट्स बनाएंगे, जो कि हमारे डेली गोल से कम है। ठीक है, अगर डेली गोल से कम कोई चीज़ बनेगी, इन्वेंट्री की सही मैनेजमेंट नहीं होगी, तो हमारे पास क्या होगा? इंटरप्टेड वर्क होगा। इंटरप्टेड वर्क मतलब ये कि 500 यूनिट्स बने, आगे बने ही नहीं यूनिट, और मिस डेडलाइन होगी और लॉस सेल होगी। मिस डेडलाइन और लॉस सेल का आपस में कनेक्शन किस तरह है कि देखें, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहीं प्रोडक्ट जो है, कोई क्लाइंट ने आपको कहा है कि मुझे इतने आपके प्रोडक्ट चाहिए और इस डेट को चाहिए। अगर इस तरह होता है कि आपके पास इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है, तो आपकी क्या होगी? प्रोडक्शन रुक जाएगी। प्रोडक्शन रुक जाएगी तो इसमें क्या होता है कि आप जब आप ऑर्डर करोगे इन्वेंट्री, तो उसमें टाइम लगेगा, उसको आने में, उसको डिलीवर होने में टाइम लगेगा। तो बेसिकली क्या होगा कि वो उसकी वजह से क्या हो सकती है? डेडलाइन मिस हो सकती है। जो डेट है, जो क्लाइंट ने कही हुई है कि इस डेट को मुझे सामान चाहिए, तो वो क्या हो सकती है? मिस हो सकती है। अगर वो इस तरह मिस हो जाएगी तो क्लाइंट का क्या होगा? आपके ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। बाद दफ़ा इसी तरह होता है कि जनरल ट्रस्ट खत्म हो जाता है क्लाइंट का कि आप टाइम पे काम नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से क्या होती है? हमारी सेल लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, when inventory fall below a certain level, a purchase requisition must be raised to order material. The number of units to order need to be calculated. अच्छा, हमारे जो सिस्टम होता है, जो जैसे मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होती है, उनके उसमें सिस्टम जो होता है वो इस तरह का होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बनाने 500 यूनिट्स की इन्वेंट्री चाहिए। ठीक है, 500 यूनिट्स की इन्वेंट्री जो है वो इनका जो है लोएस्ट लेवल है, लोएस्ट लेवल ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, आपके पास 1000 यूनिट्स पड़े हुए थे इन्वेंट्री के। जैसे ही यूनिट्स खत्म होके 500 पे जाएंगे, तो सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम एक परचेज रिक्विजिशन जो है वो जनरेट कर देगा, ताकि मटेरियल टाइम पे ऑर्डर कर दें। अब जैसे ही वो 500 यूनिट्स खत्म होंगे, आहिस्ता आहिस्ता उतने टाइम तक जो क्या होगा कि आपके पास जो है ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा, आपके पास इन्वेंट्री आ जाएगी। नहीं तो आप जो है ना, प्रोडक्शन आपकी रुकेगी नहीं उसमें। अच्छा, तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? द साइज ऑफ द ऑर्डर मस्ट बी टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग। ठीक है, साइज ऑफ ऑर्डर हमारे पास जो है उसको हमें उसका जो है ना वो मैटर करता है कैलकुलेशन में। साइज ऑफ ऑर्डर क्या हो सकता है? जैसे 500 यूनिट्स है, ये साइज ऑफ ऑर्डर है। ठीक है, हम इसमें नीचे आ जाते हैं। द क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी इनफ टू मीट कस्टमर ऑर्डर विदाउट डिले। देखें वही बात कि क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो इतनी होनी चाहिए कि कस्टमर का जो हमारा ऑर्डर दिया हुआ है, क्लाइंट का जो ऑर्डर है हमारा, वो है वो कंप्लीट हो जाए विदाउट डिले, विदाउट मिसिंग डेडलाइन। ठीक है, इतनी इन्वेंट्री होनी चाहिए हमारे पास। सेकंड पॉइंट में क्या है कि इन्वेंट्री स्टोर्ड फॉर फ्यूचर ऑर्डर में डिटेरिएट ओवर टाइम, मतलब पेरिशेबिलिटी। समटाइम इस तरह होता है कि देखें कुछ जैसे हमारे पास जो होता है फ्रूट्स वगैरह हैं, आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, तो उसमें उनके पास जो फ्रूट्स होते हैं वो पहले कोशिश क्या करते हैं कि जल्द से जल्द वो बिके, क्योंकि वो क्या हो सकते हैं? पेरिश हो सकते हैं। फ्रूट्स जो हैं वो खराब हो सकते हैं। फ्रूट्स खराब होंगे तो वो क्या मसला करेंगे कि अगर फ्रूट्स आपके खराब हो गए तो आपके पैसे भी ज़ाया होंगे, कि आपने उनको परचेज तो करा लेकिन आपने उनको सेल आउट नहीं किया, तो आपके पैसे ज़ाया हो गए अगर वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा लंबा ऑर्डर, इतना बड़ा ऑर्डर नहीं करना है कि हमारी जो है ना
यूनिट्स इतने सारे जमा हो जाएं कि वो वक्त के साथ साथ डिटीरियोरेट भी हो जाए और हमारा नुकसान हो। ठीक है, इतने ऑर्डर नहीं करना। अच्छा, थर्ड पॉइंट हमारे पास है एक्सेस इन्वेंट्री विल टाई अप कैश दैट मे रिक्वायर्ड फॉर अदर यूजेस। ठीक है, देखें अगर आप जो है ना एक्सेस इन्वेंट्री मंगा लेंगे, जैसे आप बाज़ दफ़ा लोग सोचते हैं कि हम ज़्यादा मंगा लेते हैं ताकि हमें जो है ना मतलब एकदम से अगर कहीं ज़्यादा बड़ा ऑर्डर आ जाए तो हमें जो है ना एकदम से वो कांटेक्ट ना करना पड़े और डिले ना हो उसमें। ठीक है, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि इन्वेंट्री अगर हम ज़्यादा मंगा लेंगे तो कैश उसमें फंस जाएगा। सम टाइम हो सकता है कि अगर ज़्यादा मंगा लिया और आपके पास ऑर्डर नहीं आया तो आपके पास कैश तो फंसा हुआ है, और अगर वो इन्वेंट्री पेरिश होने वाली है तो ये कि आपका नुकसान होने के चांसेस भी ज़्यादा है। ठीक है, तो कैश जो है वो टाई अप नहीं होना चाहिए, इतनी इन्वेंट्री होनी चाहिए कि कैश आपका उसमें टाई अप ना हो, कैश ना फंसे, जो कि अदर यूज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कैश के लिए, कैश अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो जो है ना आप फॉर एग्जांपल आपने कोई लोन लिया हुआ तो आप उसका इंटरेस्ट पे कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे इंटरेस्ट कम होएगा तो आपकी ये होगा कि डेट कम हो जाएगी, वो आपके लिए बेनिफिशियल होती है, फाइनेंसिंग कॉस्ट हमारे पास कम हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे क्या है हमारे पास, टू मीट दिस रिक्वायरमेंट इट इज क्रूशियल दैट द इन्वेंट्री रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट करंट इन्वेंट्री लेवल एंड दैट अ रिलायबल प्रोडक्शन प्लान इज इन प्लेस। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए क्या ज़रूरी है कि हमारे पास जो है इन्वेंट्री रिकॉर्ड जो है वो करंट इन्वेंट्री लेवल दिखाए, रिसेंट के जो है इन्वेंट्री लेवल वो दिखाए, और एक रिलायबल प्रोडक्शन प्लान हमारे पास होना चाहिए ताकि ये इश्यूज जो मैंने आपको प्रीवियस पॉइंट्स में बताया वो ना हो। ठीक है, जैसे पेरिशेबिलिटी का इशू है, कैश टाई अप का इशू है, और जो है क्वांटिटी इतनी कम नहीं हो कि जो है ना हम कस्टमर का ऑर्डर कंप्लीट ना कर सके, तो उसके लिए क्या होता है कि रिलायबल प्रोडक्शन प्लान हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं जो कि है रॉ मटेरियल ऑर्डर क्वांटिटी। रॉ मटेरियल ऑर्डर क्वांटिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड मटेरियल यूजेज, उसमें ऐड करेंगे रिक्वायर्ड क्लोजिंग इन्वेंट्री, लेस करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री, तो हमारे पास ऑर्डर क्वांटिटी आ जाएगी। अच्छा, ये जो है ये फॉर्मूला है, ये मैंने स्टडी हब से उठाया है, जो जितने भी सारे नोट्स हैं वो स्टडी हब के ही हैं, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, उसको आप वहाँ से जाके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसमें अपने एक फॉर्मूला एक एक्स्ट्रा ऐड करवाऊंगी। देखें, मैं जो इस्तेमाल करती हूँ वो टेबल इस्तेमाल करती हूँ। टेबल से ये कि आपको ज़्यादा अच्छा समझ भी आ जाएगा, एक एंट्रीज भी आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, एक होता है हमारे पास रॉ मटेरियल का टेबल और एक आ जाता है हमारे पास फिनिश्ड गुड्स का टेबल। ठीक है, रॉ मटेरियल में डेबिट साइड पे आ जाती है हमारी ओपनिंग और क्रेडिट साइड पे आ जाती है हमारी क्लोजिंग। ठीक है, क्रेडिट साइड पे हमारा आएगा यूजेज और डेबिट साइड पे हमारा आएगा परचेज। ठीक है, देखिए बात इधर भी एक ही है जो इसमें दिखा रहे हैं कि एक्सपेक्टेड यूजेज मटेरियल और क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐड होंगे, इधर भी सेम है तो ऐड होंगे, और ओपनिंग इन्वेंट्री लेस होएगा तो हमारे पास परचेज आ जाएगी। ठीक है, बात सेम ही है, तो आप टेबल का इस्तेमाल करके, मैं आगे बताऊंगी कि आपको किस तरह टेबल का इस्तेमाल करके जो है ना कैलकुलेशन करनी है। और फिनिश गुड का हमारे पास है डेबिट साइड पे ओपनिंग, क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग, क्रेडिट साइड पे हमारे पास आ जाएगी सेल और डेबिट साइड पे हमारे पास आ जाएगी प्रोडक्शन। ठीक है, ये दो टी अकाउंट्स हैं, अगर ये आपने अच्छे से कर लिए तो आपको रॉ मटेरियल ऑर्डर क्वांटिटी का इसमें जो है वो मसला नहीं आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट उस पर न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं। ये वाला जो एक्टिविटी है ये मैंने स्टडी हब से ही उठाई है, तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो आप स्टडी हब से ही जाके इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है कि द ब्लू जीन कंपनी नीड्स टू प्रोडक्शन 390 pairs of gene for the period. Each pair of gene require 2 meter of raw material. What is the company's expected material usage for the period? ठीक है, अब अगर हम इसमें देखें तो मैंने आपको बताया था एक रॉ मटेरियल का हमारे पास टी अकाउंट है और एक हमारे पास है फिनिश्ड गुड्स का। ठीक है, अब इन्होंने इसमें अगर हम इसमें देखें कि इन्होंने हमें क्या क्या गिवन किया है, तो इन्होंने हमें बताया है प्रोडक्शन 390 पेयर्स, तो हम प्रोडक्शन जो है वो फिनिश गुड की डेबिट साइड पे लिख देंगे 390 पेयर्स। और क्या वो मालूम करने का कह रहा है हमें यूजेज, रॉ मटेरियल के लिए हमें यूजेज चाहिए, यूजेज रिक्वायर्ड है। तो
हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखें, उन्होंने कहा है कि एक पेयर जो है जीन्स का, उसमें 2 मीटर ऑफ रॉ मटेरियल लग रहा है। तो यूजेज के लिए कितना रॉ मटेरियल यूज होगा? जितनी प्रोडक्शन हुई है हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल से। ठीक है, यहाँ पे ये चीज, ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसको आप जो है ना नोट करके रखिएगा कि प्रोडक्शन जो भी मल्टीप्लाई होगी वो यूजेज आएगी। अगर हम यूजेज से प्रोडक्शन में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, अच्छा यूजेज हमने कर ली, अब इसको हम यूजेज निकालते हैं। इसकी यूजेज कितनी आएगी? 390 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ गई हमारे पास 780। ठीक है, 780 मीटर, ये हमारे पास यूजेज आई है। सेकेंड पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं। सेकेंड इनकी रिक्वायरमेंट है, कंपनी हैज ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ 1500 मीटर्स ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि रॉ मटेरियल की ओपनिंग जो है वो हमारे पास 1500 मीटर्स है। अच्छा, कंपनी यूजली रिक्वायर अ क्लोजिंग इन्वेंट्री लेवल ऑफ 1000 मीटर्स ऑफ रॉ मटेरियल टू इंश्योर अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन। अच्छा, जो कंपनी है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारे पास एंड में जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री बचे, जो कि कितनी हो? 1000 हो। ठीक है, 1000 की क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास बचनी चाहिए। अब उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल डज द कंपनी नीड्स टू ऑर्डर फॉर द पीरियड। मतलब वो कह रहे हैं परचेज आप निकाल के दें, जितनी ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर बेसिकली क्या होगा हमारे लिए? इसमें परचेज होगा। अच्छा, प्रीवियस जो हमारी एक्टिविटी थी उसमें हमने यूजेज निकाली थी जो कि थी 780। अच्छा, टी अकाउंट का आपको एक चीज़ पता होगी कि डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा इक्वल होने चाहिए। तो हमें एक चीज़ बैलेंसिंग फिगर चाहिए, इसमें बैलेंसिंग फिगर चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड को टोटल करके ऐड कर देंगे, जो कि हमारे पास आएगा 1780। तो इसका मतलब डेबिट साइड पे भी इतना ही आना चाहिए, 1780। तो माइनस कराएंगे 1500, तो बैलेंसिंग फिगर हमारी कितनी आएगी? 1780 माइनस 1500, ये हमारे पास आएगा। परचेज हुई है हमारी 280 मीटर्स की। ठीक है, इस तरह आपने जो है ना करके टी अकाउंट इस्तेमाल करके कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब समटाइम्स इस तरह हो सकता है कि सवाल में पूछा जा सकता है कि इफ द कॉस्ट पर मीटर, देखें कॉस्ट पर मीटर ऑफ रॉ मटेरियल is $2.5. What is the cost of the company's raw material order for the period? मतलब बेसिकली क्या पूछना चाह रहे हैं कि रॉ मटेरियल जो हमने परचेज किया है उसकी टोटल कॉस्ट बताएं। पर यूनिट कॉस्ट उन्होंने दी हुई है। तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मीटर में अवेलेबल है, तो देखें 280 मल्टीप्लाई बाय 2.50। ठीक है, तो 280 मल्टीप्लाई बाय 2.5, ये हमारे पास आ जाता है $700। ठीक है, $700 की कॉस्ट आई है हमारे जितना भी रॉ मटेरियल हमने खरीदा है। ठीक है, तो अगर आपने ये टी अकाउंट्स अगर आपने सही से समझ लिए तो आपको एंट्रीज के लिए भी मसला नहीं होगा और आपको जो है जो कैलकुलेशन है उसमें भी इशू नहीं आएगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ मैं और बता दूं कि समटाइम इस तरह होता है कि डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है कि फिनिश गुड में क्या जाएगा और रॉ मटेरियल में क्या जाएगा। तो याद रखिएगा, फिनिश गुड में जो भी चीज़ है, जो भी प्रोडक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखिए मैंने कैसे पकड़ा था कि प्रोडक्शन में जाएगा, ये फिनिश गुड के अकाउंट में जाएगा। 390 पेयर्स थे, मतलब यूनिट से जो फिनिश गुड थे। ठीक है, एंड प्रोडक्ट जो था हमारे प्रोडक्शन का वो हमारे पास आ रहा है जीन्स, पेयर ऑफ जीन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो फिनिश गुड में वो चीज़ जाएगी जो यूनिट होगी। रॉ मटेरियल में क्या जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का रॉ मटेरियल जो है ना वो मीटर्स में है, केजीज में है, ग्राम्स में है, इस तरह के जो यूनिट आ रहे होंगे किसी फिगर के आखिर में, तो वो चीज़ें रॉ मटेरियल में जाएंगी। ठीक है, रॉ मटेरियल का पार्ट बनेंगी। ओके, आई होप यहाँ तक जो है ना आप लोगों को समझ आ गया होगा ये कैसे सॉल्व करना है, कैसे इस्तेमाल करनी है हमें टी अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट हम एक्टिविटी पे जंप करते हैं फ़ौरन से। नेक्स्ट एक्टिविटी में हमारे पास क्या है? ठीक है, सेम कंपनी है, हैज़ अ ओपनिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री। देखें, फिनिश गुड इन्वेंट्री की ओपनिंग दी हुई है 50 पेयर्स ऑफ जीन। तो ये आप गैस कर सकते हैं कि ये किस में जाएगा, कौन सी टी अकाउंट में जाएगा? फिनिश गुड्स के। फिनिश गुड्स की ओपनिंग कितनी दी हुई है? 50 एंड रिक्वायर्स अ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 100 पेयर्स।
क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी रिक्वायरमेंट है हमारे पास कि एंड में हमारे पास कितने बचने चाहिए, 100 पेयर्स बचने चाहिए। द कंपनी एक्सपेक्ट 500 पेयर ऑफ जीन्स टू बी सोल्ड फॉर द पीरियड। 500 वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग सेल करेंगे। तो बेसिकली वो क्या पूछेंगे एंड में कि प्रोडक्शन बता दें आप। तो प्रोडक्शन किस तरह करेंगे, अगेन वही चीज़ मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट साइड और डेबिट साइड इक्वल होनी चाहिए। तो हमें एक बैलेंसिंग फिगर चाहिए डेबिट साइड पे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्रेडिट साइड ऐड करा देंगे जो कि 600 आएगा। 600 अगर हम डेबिट साइड पे लिखेंगे तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी हमारे पास, 550। तो प्रोडक्शन बेसिकली हमारे पास कितनी है, 550। ठीक है, अब देखें कितना इजीली इससे समझ आ रहा है टी अकाउंट से। थर्ड, अगर हम ये वाली एक्टिविटी पे जाएं, अच्छा पहले मैंने थर्ड करा दी है, फिर उसके बाद मैं सेकंड इन्वेंट्री पर सेकंड एक्टिविटी पे आ रही हूँ। सेकंड एक्टिविटी हमारे पास थोड़ी सी डिफिकल्ट है। ठीक है, इसको किस तरह सॉल्व करना है, अ कंपनी प्रोड्यूस लार्ज ट्रैक्टर टायर्स, ईच टायर रिक्वायर 10 kg ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखें ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया था कि जो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड का जो आपस में लिंक है पर यूनिट चेंज करने के लिए, ठीक है, प्रोडक्शन से यूजेज में चेंज करने के लिए, उसके लिए क्या चाहिए होता है, हमें पर यूनिट चाहिए होता है। तो पर यूनिट हमारे पास बेसिकली क्या आ रहा है, 10 kg। एक टायर बनाने के लिए 10 kg ऑफ रॉ मटेरियल मतलब रबड़ चाहिए होता है। सो ऑन February 1 द ओपनिंग ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, अगेन देखें रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वॉज 340 kg। तो ओपनिंग हमारे पास कितनी आ गई, 340 kg। देयर आर 250 टायर्स प्लान फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन उन्होंने कितनी प्लान करी हुई है, 250। ठीक है, एक मिनट, इसको यहाँ से, यहाँ पे हमें 10 kg चाहिए प्लान करी हुई। एंड द स्टोर मैनेजर नीड्स इनफ रॉ मटेरियल इन इन्वेंट्री टू प्रोड्यूस 10 टायर एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं, देखिए थोड़ी सी बात इन्होंने वर्डिंग थोड़ी सी चेंज करी, लेकिन बात वही कह रहे हैं कि स्टोर मैनेजर है वो चाह रहा है कि एंड में रॉ मटेरियल इतना बचे कि हम 10 टायर्स बना सकें। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि रॉ मटेरियल जो है हमारे पास वो इतना होना चाहिए कि एंड में हम 100 टायर्स बना सकें एट द एंड ऑफ द मंथ। तो उसके लिए हमारे पास कितनी रॉ मटेरियल की क्लोजिंग होगी, अब देखें यूनिट से हम लोग केजीज में कैसे जाना है हमें। तो पहले हम लोग यूजेज निकाल लेते हैं, 250 इंटू 10 kg, तो ये हमारे पास आ गया 2500 kg। अब एंड में वो कह रहे हैं क्लोजिंग के लिए हमारे पास इतना रॉ मटेरियल हो कि हम लोग 100 टायर बना लें। तो अगर हम लोग इसमें क्लोजिंग निकालें तो 100 इंटू 10 अगर हम लोग करेंगे तो रॉ मटेरियल की क्लोजिंग आ जाएगी 1000 kg। ठीक है ना, 100 अगर टायर बना रहे हैं और एक टायर हमारे पास 10 kg ऑफ रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है, तो 100 एंड में कितना आएगा हमारे पास, 1000 kg। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, हाउ मच रॉ मटेरियल शुड बी ऑर्डर्ड टू मीट फेब्रुअरी प्रोडक्शन एंड क्लोजिंग इन्वेंट्रीज रिक्वायरमेंट। कितना ऑर्डर करना है हमें कि क्लोजिंग इन्वेंट्री और प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट जो है हमारी वो पूरी हो जाए। बेसिकली क्या पूछ रहे हैं कि आप परचेज बताओ, कितना परचेज कर रहे हो आप मटेरियल। तो अगेन वही डेबिट और क्रेडिट साइड पहले हम इक्वल लेंगे, फिर बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3500। 3500 उसमें से हम लोग लेस करा देंगे 340। 3500 लेस 340, तो हमारे पास आ जाएगा परचेज हमने बेसिकली करी है 3160। ठीक है, 3160 kg हमने मंगाए हैं। तो हमारी यूजेज की भी रिक्वायरमेंट पूरी हुई है और क्लोजिंग की भी रिक्वायरमेंट पूरी हुई है। जब यूजेज की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई तो हमारे पास यूनिट्स की भी रिक्वायरमेंट, प्रोडक्शन की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है अकाउंटिंग फॉर डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल का जो है ना वो मैंने पहले ही कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड बिहेवियर के चैप्टर में जो है ना उसको एक्सप्लेन कर दिया था कि कैसे हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फ़र्क करना है, कैसे क्लासीफाई करना है। ठीक है, इधर भी बता देती हूँ, द रॉ मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन आर क्लासिफाइड एज आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिपेंडिंग ऑन वेदर दे कैन बी ट्रेस्ड टू अ कॉस्ट यूनिट और पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, बेसिकली रॉ मटेरियल जो है उसको हम क्लासीफाई करते हैं, रॉ मटेरियल जो है उसको क्लासीफाई करेंगे डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में। तो उसको कैसे क्लासीफाई करेंगे डायरेक्ट में, अगर वो ट्रेसेबल है,
ट्रेसेबल है, हम उसको एक कॉस्ट यूनिट तक, एक यूनिट तक, अपनी एक प्रोडक्ट तक जो है ना उसको रॉ मटेरियल को अगर हम ट्रेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चेयर है, चेयर में वुड जो लगी होगी हम उसको ट्रेस कर सकते हैं कि इस चेयर पे इतनी वुड लगी है, ठीक है, ट्रेसेबल है। तो वो क्या कहलाएगा, बेसिकली डायरेक्ट मटेरियल। और इनडायरेक्ट किस तरह हो सकता है कि जो ट्रेसेबल ना हो, जो कि ट्रेसेबल ना हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम चेयर बना रहे हैं उसमें जो है फॉर एग्जांपल समटाइम्स तरह होता है ग्लू इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एडहेसिव इस्तेमाल करते हैं। तो उस एडहेसिव का जो है ना हम लोग एक उसको हम ट्रेस नहीं कर सकते किसी यूनिट तक, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल एक चेयर में इतनी एडहेसिव लगी है, इतनी ग्लू लगी है, तो हम उसको ट्रेस नहीं कर सकते। तो बेसिकली जो चीज़ अनट्रेसेबल है वो इनडायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल को हम कैसे अकाउंट करते हैं, उसको हम करेंगे डायरेक्टली अकाउंट इन वर्क इन प्रोग्रेस के, ठीक है। हमारे पास एक टी अकाउंट होता है जैसे जिसमें डायरेक्ट मटेरियल जो है वो हमारे पास जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस के अकाउंट में। तो उसकी एंट्री हमारे पास इश्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू प्रोडक्शन। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल जो होते हैं वो जाहिर सी बात है वो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली प्रोडक्शन में इस्तेमाल होंगे। तो उनकी एंट्री किस तरह होगी, डेबिट करेंगे हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस को और क्रेडिट करेंगे मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट का एक दूसरा नाम भी है जो कि हम कहते हैं स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है, या SLC है, ठीक है। ये मेन अकाउंट होता है जहाँ पे जो भी मटेरियल आते हैं उसके हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं। अभी नीचे आपको दिखाऊंगी कि किस तरह होता है उसका मटेरियल कंट्रोल अकाउंट किस तरह होता है, ठीक है। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में जो डेबिट क्रेडिट होता है वो बेसिकली उसमें रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उसके बाद अदर टी अकाउंट्स में भी उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। वो अब बेसिकली नीचे जब एग्जाम्पल करवाऊंगी तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा उसको, ठीक है। अभी आप एंट्रीज को समझें कि एंट्रीज किस तरह होती है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आ जाती है अकाउंटिंग फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल बेसिकली देखें वो प्रोडक्शन में नहीं जाता है, ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल जो हम ट्रांसफर करते हैं वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स में करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट मटेरियल हम लोग उसको ट्रेस नहीं कर सकते, तो वो पार्ट बनता है प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट का, ठीक है, फॉर सब्सिक्वेंट एब्जॉर्प्शन इनटू वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। अगर हम इशू करेंगे मटेरियल कंट्रोल अकाउंट से डायरेक्ट मटेरियल को इनडायरेक्ट मटेरियल को, तो बेसिकली क्या होगा, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्योंकि हम इशू कर रहे हैं मटेरियल कंट्रोल अकाउंट से किसी और दूसरे अकाउंट में भेज रहे हैं तो क्रेडिट होगा मटेरियल कंट्रोल अकाउंट और डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, प्रोडक्शन ओवरहेड। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड विल इंक्लूड ऑल इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट व्हिच वुड बी एब्जॉर्ब इन द प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन ओवरहेड में सारी इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट आती है जो प्रोडक्शन का पार्ट होती है, ठीक है, वो उसमें जाती है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड में जो चीज़ एब्जॉर्ब हो जाती है उसको वर्क इन प्रोग्रेस में कैसे करवाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर भले से वो इनडायरेक्ट हो लेकिन वो है तो प्रोडक्शन का पार्ट ही, ठीक है। तो हम उसको क्या करेंगे, क्योंकि हम प्रोडक्शन ओवरहेड से निकाल रहे हैं तो प्रोडक्शन ओवरहेड से निकालेंगे तो क्रेडिट करेंगे उसको और डेबिट करेंगे किसमें, वर्क इन प्रोग्रेस के अकाउंट में। कंप्लीटेड यूनिट, जो यूनिट्स हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगे वो हम किस में ट्रांसफर करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। हमारे पास जो था एक पहले हमारे पास जो स्टेज थी वो थी किसकी, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट की। नेक्स्ट स्टेज हमारे पास आई थी वो आई थी वर्क इन प्रोसेस की और जो वर्क इन प्रोसेस की, ठीक है। और जो फाइनल स्टेज हमारे पास आई है वो आई है फिनिश गुड की, ठीक है। तो मटेरियल जो था पहले वो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में रॉ मटेरियल था, फिर हमने वर्क इन प्रोग्रेस में डाला, इन दी एंड वो क्या हुआ, फिनिश गुड बन गया, ठीक है। तो फिनिश गुड वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड में ले जाने के लिए क्या एंट्री बनेगी, क्योंकि वर्क इन प्रोसेस से हम उस चीज़ को निकाल रहे हैं, वर्क इन प्रोसेस से वो निकल रही है वो प्रोडक्ट, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। और जा कौन से उसमें रही है, टी अकाउंट में, फिनिश गुड के, तो हम उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड सोल्ड वुड बी रिकग्नाइज एज द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बेसिकली जो हम वैल्यू जिस वैल्यू पे जो हमने फिनिश किया है गुड सोल्ड, ठीक है, जो हमारे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो आती है वो बेसिकली इसी पॉइंट पर आती है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड सोल्ड वुड बी रिकग्नाइज एज द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो हम सेल करेंगे उसकी कॉस्ट होगी, ठीक है। तो इसको हम किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, सेल ऑफ फिनिश गुड को फिनिश गुड से, क्योंकि हमारे पास से वो जा रही है हम उसको सेल आउट कर रहे हैं तो वो क्रेडिट करेंगे और डेबिट क्या करेंगे हम लोग, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अकाउंट, ठीक है। मटीरियल देखिए मटीरियल कंट्रोल अकाउंट कैसा होता है हमारे पास, डेबिट में क्या क्या जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल, डायरेक्ट मटीरियल रिटर्न। अच्छा, ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताती हूँ कि किसको किस तरह करना है। और पेबल्स होते हैं, पेबल्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे हमने मटेरियल परचेज किया,
ठीक है। मटेरियल परचेज किया तो उसकी पेमेंट जो करनी है मटेरियल परचेज ऑन क्रेडिट, जो क्रेडिट पे किया उसके लिए हम लोग जैसी बात है क्रेडिट एंट्री बनाते हैं जो कि पेबल्स है, तो ये हमारे पास डेबिट में आ जाती है। अच्छा, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट से जो जा रहा है वो क्या है, वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल में डायरेक्ट मटेरियल जो हम इशू कर रहे हैं किसको, वर्क इन प्रोसेस वालों को, तो वो क्या होंगे, हम मटेरियल कंट्रोल अकाउंट से क्रेडिट हो जाएंगे। इसी तरह इनडायरेक्ट मटेरियल जो हम इशू कर रहे हैं किसको, प्रोडक्शन ओवरहेड को, तो वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। पेएबल क्रेडिट कब होगा, देखें लायबिलिटी कब डिक्रीज होती है, जब हम उसको उनको सप्लायर को पेमेंट कर देते हैं, या सम टाइम क्या होता है मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर होता है तो उसमें भी क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल डेबिट यहाँ पर हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वर्क इन प्रोसेस में कुछ मटेरियल हमारे बच गए थे। ठीक है, समटाइम इस तरह होता है कि प्रोडक्शन अच्छी हो जाती है कि उसमें जो है ना कहीं लॉस नहीं होता है, तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो बच जाता है। अब वो बच जाता है तो हम जाहिर सी बात है हम उसको वापस जो है ना अपने वेयर हाउस में रखवाएंगे, तो वहाँ का जो कंट्रोल अकाउंट है वो क्या करेगा, उसको डेबिट करेगा वापस वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल में। ठीक है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल क्या होगा, क्रेडिट होगा, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक अच्छी आपको एग्जांपल से एक समझ आएगा। ठीक है, नीचे एग्जांपल है हमारे पास, अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हैज परचेज मटेरियल कॉस्टिंग 1,02,000 on credit during the month of July. At the start of July, there were inventories of raw material of 13,000. ठीक है, रॉ मटेरियल हमारे पास कितना था इसमें, 13,000। फिर क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग द मंथ 88,000 ऑफ डायरेक्ट मटेरियल क्या किया हमने, इशू किया टू प्रोडक्शन, एंड 15,000 ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किया हमने प्रोडक्शन ओवरहेड को। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ जाते हैं, या फिर हम लोग इसको वर्क इन प्रोग्रेस में कर देंगे। ठीक है, प्रिपेयर द अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द मटेरियल।